अच्छा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रेशो डेसिडेंडी और ऑबिटर डिक्टा ये क्या चीज़ है, ये किन बलाओं का नाम है। ठीक है जी। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहले तो देखें यार, जो अदालती फ़ैसला होता है ना, जो जजमेंट होती है, उसकी बड़ी एक अहमियत है। ठीक ठीक है ना। जब आप किसी भी अदालती फ़ैसले को पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अदालती फ़ैसले के बहुत सारे हिस्से होते हैं। उसमें 2 अहम हिस्से ये होते हैं जिनको आम तौर पे रेश्यो डेसिडेंडी और ऑबिटर डिक्टा कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें समझना बहुत लाज़मी है। जब तक आप अदालती फ़ैसलों को समझेंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगी और आप कानून के बारे में नहीं जान सकते। हमने तो अक्सर यहाँ पे ये भी देखा है कि लोगों को जजमेंट पढ़नी ही नहीं आती, समझ ही नहीं आती कि जज ने क्या फ़ैसला दिया है। जब जज का फ़ैसला नहीं समझ आ जाता तो हर कोई खुश होता है, हर कोई मिठाइयाँ बाँटता रहता है। लेकिन जब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं, जो पढ़ा-लिखा बंदा, जो वकील बंदा होता है, जिसको कानून की समझ होती है, जिसने यूट्यूब लॉ एंड विज़डम को देखा होता है, जब वो पढ़ता है तो उसको समझ आ जाता है। फिर वही मिठाइयाँ जिसके ऊपर हम जश्न मना रहे होते हैं, वापस करनी पड़ती हैं। ठीक है? अदालती फ़ैसले को समझना बहुत ज़रूरी है और उसके 2 अहम हिस्से होते हैं जिनको बोला जाता है रेश्यो डेसिडेंडी और ओबिटा डिक्टा। हम ये देखेंगे अब ये चीज़ें क्या हैं। अच्छा जी, सबसे पहले रेश्यो डेसिडेंडी। यार ये जो वर्ड है ना, पूरा रेश्यो डेसिडेंडी, ये एक लैटिन टर्म है, ये लातिनी वर्ड है। ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये कोई फ्रांस या हिंदी या सिंधी या पाकिस्तानी या पंजाबी लैंग्वेज नहीं है। ये रेश्यो डेसिडेंडी एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है द रीज़न फॉर द डिसीजन। जब जज साहब कोई फ़ैसला लिखवाते हैं और उस फ़ैसले के अंदर कोई हुक्मनामा देते हैं या कोई भी जजमेंट देते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई रीज़न लिखते हैं। यानी अगर अदालत एक शख्स को 10 साल की सज़ा देती है तो उसके अंदर एक रीज़न लिखती है कि हम इस बंदे को 10 साल की सज़ा क्यों दे रहे हैं। वो जो रीज़न होता है, वो जो वजह होती है, उसको बोलते हैं रेश्यो डेसिडेंडी। सिंपल। यानी अदालत ने, जज ने एक फ़ैसला दिया, उस जज में उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ जो है ना, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा सारी ज़िंदगी के लिए। अच्छा जी, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया, नाअहल कर दिया। लेकिन वो जो उन्होंने फ़ैसला दिया उसका कोई रीज़न लिखा होगा ना, कोई वजह लिखी होगी ना। वो जो वजह होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रेश्यो डेसिडेंडी। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आप एक्चुअली कानून के बारे में बताते हैं कि किस कानून के तहत आप ये फ़ैसला दे रहे हैं, उसकी वजह ये है। अगर नवाज़ शरीफ लाइफ़ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो किस कानून के तहत हो रहा है, क्यों हो रहा है, और डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, किस कानून के तहत कर रहे हैं। सो किसी भी जजमेंट का वो हिस्सा जिसके अंदर जो मेन डिसीजन है, उसका आप जब कोई वजह बताते हैं, जो उसका कानूनी वजह बताते हैं, उसका रीज़न बताते हैं, उसकी आप कोई, यानी कि आप कोई दलील देते हैं कानूनी तौर पे, हम उसको बोलते हैं रेश्यो डेसिडेंडी। ठीक है। अब ये जो रेश्यो डेसिडेंडी है, ये हर केस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब किस किस केस में अगर आप किसी को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो उसकी वजह कुछ और हो सकती है, किसी को और हो सकती है। अब जैसे फैसल वाडा को जब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था सेनेट से, तो उसकी वजह ये थी कि उस भाई साहब ने कुछ झूठ बोला था, कुछ डॉक्यूमेंट्स छुपाए थे। हालाँकि उसके पास ड्यूल नेशनैलिटी थी, लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसने टाइम पे प्रोवाइड नहीं किए। ये एक अलग है, उसको डिस्क्वालीफाई किया। लेकिन जो नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो ये किया गया था कि वो बताने में कामयाब नहीं हुआ कि ये जो उसने फ्लैट्स वगैरह खरीदे हैं या उसकी मनी ट्रेल क्या है, ये साबित नहीं हुआ। या दूसरा कि उसने अपने बच्चे से, बेटे से जो तनख्वाह ली थी, वो ज़ाहिर नहीं कर सका, वो क्यों ली, कैसे ली, मतलब बहुत सारे। हर एक केस का अलग-अलग रेश्यो डेसिडेंडी होता है। ठीक है जी? उसका अलग-अलग रीज़न होता है। सिंपल अगर मैं आपको ये बताऊँ, जब अदालत या जज अपना कोई फ़ैसला देता है ना दोस्तों, तो उस फ़ैसले के अंदर उसने कोई ना कोई फ़ैसला, कोई कोई किसी को सज़ा देनी होती है, किसी को बरी करना होता है, किसी को फ़ाइन लगाना होता है, ठीक है ना? तो उसमें कोई ना कोई एक रीज़न तो होगा ना, कोई वजह तो होगी ना, और वो कोई कानूनी वजह होती है। उसको, उस हिस्से को, फ़ैसले के उस हिस्से को जिसमें हम कानूनी डिसीज़न देते हैं, रीज़न देते हैं, हम उसको बोलते हैं रेश्यो डेसिडेंडी। अब इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बहुत ही मशहूर केस है, डोंगे वर्सेस स्टेवेंसन। ठीक है ना? ये मिसेस डोंगे एक खातून थी, अपनी सहेली के साथ वो ना एक किसी बार में गई थी और वहाँ पे उसने जनाब बियर का ऑर्डर दिया। जब बियर पीने लगी ना, तो बियर के अंदर से ना, बियर की बोतल में ना एक बेचारा मरा हुआ ना सिनेल जो है ना, वो कीड़ा पड़ा हुआ था। अब उसने क्या किया, उसने जाके ना, वो जिसकी वजह से वो बीमार हो गई, उसने जो मैन्युफैक्चर था ना उस बियर का, वो था मिस्टर स्टेवेंसन। उसको सू कर दिया, उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया और वो खैर मुकदमा जीत गई। हालाँकि जो बियर का ऑर्डर था ना, उसकी सहेली ने दिया था, पैसे उसने दिए थे, लेकिन मुकदमा इसने कर दिया। खैर, फिर जब अदालत ने फ़ैसला दिया ना कि भई, अदालत ने आखिरकार किस फ़ैसले के तहत जनाब है ना, मिसेज़ जो डोंगे है उसका जो क्लेम है उसको उन्होंने सा उसको माना उसको एक्सेप्ट किया और मिस्टर स्टेवेंसन को सज़ा दी।
इसलिए दी कि उन्होंने कहा कि एक्चुअली एक असूल है ए ड्यूटी ऑफ केयर। वो ड्यूटी ऑफ केयर का जो असूल है ना वो सबके ऊपर यानी कि अप्लाई होता है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपने उसके अंदर हमेशा बहुत ख्याल रखना है। ठीक है? तो अगर उसके अंदर कोई भी खराबी आती है, फिर चाहे वो कोई भी उसका इस्तेमाल करे, चाहे वो किसी ने आपसे प्रोडक्ट आपकी खरीदी हो या किसी और ने किया हो, कोई भी हो, ठीक है ना? तो लेकिन नुकसान हुआ ना किसी को, तो आपके ऊपर यानी कि वो नेग्लिजेंस का केस होगा। सो कहने का मतलब है कि जब इस केस के अंदर जज ने मिस्टर स्टीवेंसन को सज़ा दी, तो उसमें उसने एक रीज़न लिखा कि ए ड्यूटी ऑफ केयर, ये जो है ना आपका बनता है। आपके जो भी अल्टीमेट कंज्यूमर होगा, आपकी जो प्रोडक्ट है बियर, चाहे वो कोई भी खरीदता है, कोई भी परचेज़ करता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो पीने वाला है ना, अगर उसकी सेहत ख़राब होती है तो सज़ा आपको मिलेगी। और ये क्यों होगी, किस असूल के तहत? ये ड्यूटी ऑफ केयर के तहत। सो उसने जो रीज़न दिया ना जज ने, वो ये रीज़न दिया कि इस रीज़न के तहत उसने मिस्टर स्टेवेंसन को सज़ा दी। तो अब ये चीज़ क्या है? ये है जनाब रेशो डेसिडेंडी। ठीक है? अब इसके फ़ीचर्स क्या हैं? एक तो ये कि जो भी अदालती फ़ैसला होता है, जो जजमेंट होता है, उसका जो बुनियादी अहम नुक्ता होता है, वो ये होता है। जब भी हमारे पास ये ना, हम जब यहाँ पे ना अदालती फ़ैसले आते हैं ना, तो हम झट से ना पहला पेज, दूसरा, तीसरा छोड़ के जो आखिरी पेज होता है ना, आखिर में ना आखिरी 2-3 पैराग्राफ के अंदर वो जो है ना, जज साहब जो है ना, वो एक्चुअली फ़ैसला बताता है और उसके अंदर वो कानून और रीज़न लिखता है। तो हम जल्दी से उसको पढ़ लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यार ये फ़ैसला है, इसके अंदर ये सज़ा दी गई है। ठीक है जी? सो ये कोर प्रिंसिपल है। दूसरा ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, यानी जिसको स्टे डिसाइज कहते हैं। यानी अगर एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और उसके अंदर कोई रीज़न दिया है, तो वो जो रीज़न है ना, वो नीचे वाले हाई कोर्ट्स के ऊपर भी अप्लाई होगा। यानी कहने का मतलब है कि वैसे तो आप लोगों को पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, वो नीचे वाली लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है। इसी तरीके से हाई कोर्ट्स का जो फैसला है, वो उसकी नीचे वाली अदालतों के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो ये जो बाइंडिंग फैसला होता है ना, तो ये पूरा फैसला नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है 40 पेजेस का, तो 40 के 40 पेजेस भाईजान बाइंडिंग नहीं होते। लेकिन उसके अंदर ये जो रेशियो डेसिडेंडी चीज़ होती है ना, जो एक्चुअली जो रीज़न होता है केस का, जिसके अंदर कानूनी पहलू पे बात की जाती है, वो एक्चुअली बाइंडिंग होता है। ये आपने याद रखना है। पूरी की पूरी जजमेंट बाइंडिंग नहीं होती। जजमेंट का वो हिस्सा जिसके अंदर आपने फैसले का रीज़न लिखा होता है, वो बाइंडिंग होता है। यानी रेशियो डेसिडेंडी ही बाइंडिंग होती है। ठीक है जी? सो एक ये हो गया। दूसरा ये है कि ये पूरे जजमेंट नहीं होती, जजमेंट का एक सिंपल हिस्सा होता है। दूसरा है कि जब इस हिस्से के अंदर ना एक्चुअली मटेरियल फैक्ट्स और लीगल रीज़न के ऊपर बात की जाती है कि ये केस था, ये इशू था और ये रीज़न है, इस रीज़न के तहत हम इस बंदे को ये यानी कि ये सज़ा दे रहे हैं। तो ये वाली जो बात लिखी जाती है, ये कहलाई जाती है रेशियो डेसिडेंडी। और ये स्पेसिफिक होती है, एप्लीकेबल होती है, इसके ऊपर आप अमल करते हैं, ठीक है ना? और दूसरा उसके बाद है कि रिव्यू ऑन अपील, इसको हम रिव्यू भी कर सकते हैं कि अदालत ने अगर एक बंदे को सज़ा दी है, फैसला दिया है कि इस बंदे को 10 साल की सज़ा दी जाएगी और इस रीज़न की वजह से, तो ये हो गई रेशियो डेसिडेंडी। अब इसके ऊपर आप अपील कर सकते हैं कि सर आपने 10 साल की क्यों दी है, ये तो आपकी 2 साल की सज़ा बनती है, मेहरबानी करके 2 साल की सज़ा दें, इतना बड़ा हमने जुर्म नहीं किया। तो यानी इसी हिस्से के ऊपर हम चैलेंज करते हैं, इसी हिस्से को हम एक्चुअली अपील में लेके जाते हैं। वैसे तो 50 पेजेस का फैसला होता है, सारी पेजेस, सारी जो बातें होती हैं वो भाई चैलेंज नहीं होती। सिर्फ ये वाला हिस्सा जो रेशियो डेसिडेंडी कहलाता है, जिसके अंदर एक्चुअली जो भी जो फैसला दिया जाता है, जिसका रीज़न लिखा जाता है, जिसमें कानून के बारे में बात लिखी जाती है, हम उसी को ही चैलेंज करते हैं और उसी के खिलाफ ही अपील दायर करते हैं। तो ये हो गया रेशियो डेसिडेंडी। अब हम देखते हैं ओबिटर डिक्टा, ये क्या होता है? यार ओबिटर डिक्टा होता है थिंग्स सेड बाय द वे, ये भी एक लैटिन टर्म है। इसका मतलब है कि यार जब जज साहब होता है ना, वो एक अपना फैसला देता है ना, तो फैसले में वो इतने जो 40 पेजेस, 20-20, 25-25 पेजेस होते हैं, क्या वो सारे के सारे पेजेस में वो सिर्फ कानून और उसका रीज़न बताता है? नहीं। भाईजान शुरू में ना वो केस के फैक्ट्स के बारे में बताता है, फिर उसका बैकग्राउंड बताता है, फिर बीच में जनाब अपनी ना फिलॉसफी झाड़ता है, रिमार्क्स देता है। कभी तो भाई हमारे जज जो है ना अपने फैसलों में ना वो शेर व शायरी भी लिखते हैं, ठीक है ना, रिमार्क्स देते हैं, कमेंट्स पास करते हैं। तो उसमें जाके आखिर में जाके ना वो एक रीज़न बताते हैं कि इस कानून के तहत इस वजह से इस बंदे को हम ये सज़ा दे रहे हैं या ये फैसला दे रहे हैं। तो वो जो रेशियो डेसिडेंडी है वो तो बिल्कुल आखिर में आती है, लेकिन उससे पहले ये जितनी भी उन्होंने गपशप लगाई होती है, जो रिमार्क्स पास किए होते हैं, कमेंट्स पास किए होते हैं और के कानून को डिस्कस किया होता है, फैक्ट्स बताए होते हैं, ये वो वगैरह, उन सब को क्या बोलते हैं? ओबिडर डिक्टा।
सो कहने का मतलब है कि एक अदालती जो फ़ैसला होता है उसके बुनियादी 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसके अंदर सिर्फ़ रिमार्क्स, कमेंट्स पास किए जाते हैं, ठीक है? वो ओबिडर डिक्टा होता है। और जो एक्चुअल चीज़ होती है वो जजमेंट होती है, वो होती है जो जो जिसके अंदर रीज़न लिखा होता है वो होता है रेश्यो डेसिडेंडी। सो रेश्यो डेसिडेंडी के अलावा बाकी जितनी भी कहानी जनाब वो जजमेंट के अंदर लिखी जाती है, रिमार्क्स दिए जाते हैं, शेरो व शायरी की जाती है, कमेंट्स पास किए जाते हैं, फ़िलॉसफ़िकल ये वगैरह हम उसको क्या बोलते हैं? ओबिडर डिक्टा। इसका मैं आपको एग्जांपल दूँ, याद है आपको पानामा केसेस के अंदर नवाज़ शरीफ के केस के अंदर ना वो जो है ना जस्टिस आसिफ सईद कोसी ने कहा था कि ये जो लोग हैं ना ये सिसिलियन माफिया की तरह काम करते हैं। अब ये जो उसने जुमला बोला था ये एक रिमार्क्स था। इसका जनाब ये फैसले से कोई ताल्लुक नहीं था, ये जस्ट एक रिमार्क्स था। इसी तरीके से एक मरहूम जज थे सेठ वकार साहब, उन्होंने क्या कहते हैं परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो एक फ़ैसला दिया था उसको मौत की सज़ा दी गई थी, तो मौत की सज़ा दी गई थी, बाकियों ने भी दी, लेकिन उसने कुछ और रिमार्क्स भी दिए। उसने कहा कि सिर्फ़ मौत की सज़ा नहीं देनी, अगर वो मर भी जाए तो उसकी डेड बॉडी को कब्र से निकाल के घसीट के जनाब चौक में लटकाया जाए, ताकि सबको एक एग्ज़ाम्पल मिले कि कानून तोड़ने वाला, आइन तोड़ने वाले, गद्दारी के साथ गद्दार को ये सज़ा देनी चाहिए। अब ये जो इस तरह के उसने रिमार्क्स दिए थे वो एक रिमार्क्स थे भाईजान। वो एक बस अपना कमेंट, अपना ओपिनियन देते हैं। लेकिन तो इसे कहने का मतलब है कि यार कोई भी जो अदालत का फ़ैसला होता है, आप जब इतने फ़ैसले पेजेज़ देखते होते हैं, तो वो शुरू में कुछ पेजेज़ हिस्ट्री बताते हैं, कुछ बैकग्राउंड बताते हैं, फिर जज अपनी व्यूज़ भी देते हैं, कमेंट्स भी देते हैं, शेरो व शायरी भी करते हैं, ठीक है ना? अक़वाल ज़रीन भी लिखते हैं, इंग्लिश कोटेशन का सहारा लेते हैं। वो एक्चुअली इसीलिए करते हैं ताकि उनका जो रीज़न बताने वाले हैं ना, जो फ़ैसला देने वाले हैं, जो बुनियादी हिस्सा होता है जिसको हम रेश्यो डेसिडेंडी, उसको वो सपोर्ट करने के लिए बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को ये कहूँ आई लव यू, अब ये आई लव यू क्या है? ये एक सिंपल रेश्यो डेसिडेंडी है, एक मेन रीज़न है। लेकिन उससे पहले अगर मैं शेरो शायरी करूँ, उसकी तारीफ़ करूँ, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपकी ज़ुल्फ़ें, आपकी आँखें, आप ये हैं, वो हैं, ठीक है ना? इधर-उधर की बातें, उसकी इंटरेस्ट की बातें, उसके कपड़ों की बातें, उसका उठना-बैठना, ये इधर-उधर। अब ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैंने उसको क्या बोला है, आई लव यू। तो ये जो पहले जो जितनी सारी चीज़ें की, जो रिमार्क्स दिए, जो कमेंट्स किए, जो बैकग्राउंड बताया, हम इसको क्या बोलते हैं? ओबिडर डिक्टा। ठीक है जी। सो ये ओबिडर जो डिक्टा होता है ना, ये जो जजमेंट का हिस्सा होता है, ये बाइंडिंग भी नहीं होता, ठीक है? लीगली बाइंडिंग नहीं होता। और ये क्योंकि सिंपल एक रिमार्क्स होते हैं और इसके अंदर आप कहानियाँ सुनाते हैं, अपनी अपनी वो जो है ना वो एक अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, सो ये लीगल बाइंडिंग नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका एग्जांपल है मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पर एक लड़की थी सारा, उसने एक अपार्टमेंट लिया रेंट के ऊपर, ठीक है? और वो 1 साल के लिए लिया, लेकिन उसमें 2 हफ्तों के लिए ना वहाँ पे कोई ना प्लम्बिंग का इशू आया, तो बेचारी वो 2 हफ्ते तक ना उस अपार्टमेंट के नहीं बल्कि बाहर रहे, उसने रहना शुरू किया, यानी 2 हफ्ते के लिए वो उस अपार्टमेंट में नहीं रही, बाकी पूरा साल रही। तो इशू ये हुआ कि जनाब वो जो है ना जिससे अपार्टमेंट लिया था ना, वो थे डाउन टाउन अपार्टमेंट के नाम से एक कंपनी थी। उन्होंने कहा कि जी आपने तो हमें पूरे महीने का रेंट देना है। उसने कहा नहीं भाई, मैं तो आपको ना 2 हफ्तों का जो रेंट है ना वो काटूँगी, क्योंकि भाई यानी कि काटूँगी क्योंकि भैया वो तो मैं वहाँ पे 2 दिन रही नहीं, 2 हफ्ते रही नहीं। तो मैं 2 हफ्तों का आपको रेंट नहीं दूँगी, बाकी पूरे साल का दूँगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो ख़ैर अदालत में जब ये केस गया, तो अदालत ने डाउन टाउन अपार्टमेंट वालों को कहा कि भाई आप ना वो 2 हफ्ते छोड़ के बाकी सारा आप इससे रेंट ले सकते हैं। यानी कि वो जो मिस सारा थी उस वो केस जीत गई। अब ये सिंपल केस हो गया, लेकिन उस फैसले के अंदर ना जज ने एक रिमार्क्स दिया। उसने कहा कि अगर सारा चाहती ना, तो वो ना इस केस में ना ये भी कह सकती थी कि क्योंकि ये जो डाउनटाउन अपार्टमेंट वाले हैं ना, इन्होंने तो उस मेरे साथ जब एग्रीमेंट किया था उसके अंदर लिखा हुआ था कि हमारे जो अपार्टमेंट है ना वो रहने के काबिल हैं। तो ये तो एक्चुअली जब ये तो 2 हफ्ते में जो प्लम्बिंग का इशू आया, तो ये तो उसकी खिलाफ वर्जी हुई, उन्होंने अपना वादा तोड़ा है। तो उस बुनियाद के ऊपर तो ये और भी मुकदमा कर सकती थी, लेकिन क्योंकि इसका सिर्फ ये इशू था कि इसने ये कहना था कि जी मैं सिर्फ इनको ना 2 हफ्ते की रेंट नहीं दूँगी, बाकी जितने भी डेज़ हैं उनका दूँगी। तो ये जज ने एक रिमार्क्स दिया कि वो ये भी केस कर सकती थी। लेकिन क्योंकि ये एक उसके रिमार्क्स थे, तो ये जनाब बाइंडिंग नहीं है। ये सिंपल, इसको हम क्या बोलेंगे? ओबिडर डिक्टा। ओके जी। अच्छा जी, अब इसके फीचर्स क्या हैं? भई सबसे पहले तो ये नॉन बाइंडिंग होता है। तो जजमेंट का ये जो हिस्सा होता है ना जिसके अंदर कहानियाँ, ऑब्जर्वेशन, रिमार्क्स, ये वो ओपिनियन दिए जाते हैं कि नॉन बाइंडिंग होते हैं। लेकिन भाईजान सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स होते हैं ना, बाज़ औक़ात वो बाइंडिंग भी होते हैं, बड़े रेयर केसेज़ हैं। भारत में तो होते हैं, इंग्लैंड में नहीं होते, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स होते हैं ना, वो बाज़ औक़ात आपके ऊपर बाइंडिंग भी हो जाते हैं। ख़ुसूसन वो रिमार्क्स जिसके अंदर कानून की बात की हो। मिसाल के तौर पर
अगर सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले के अंदर किसी कानून को डिस्कस कर रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन दे रहा है, ठीक है ना, तो वो केस कोई और हो, लेकिन उसके अंदर जो उसकी इंटरप्रिटेशन है, तो वो बाज़ औक़ात लोअर कोर्ट्स के ऊपर भी बाइंडिंग हो जाती है। वो जो इंटरप्रिटेशन या रिमार्क्स होते हैं ना, वो ओबिडर डिक्टा होता है एक्चुअली। हमने तो बताया कि वो नॉन बाइंडिंग होता है, लेकिन बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट के जो एक्सप्रेशन या ओपिनियन या कमेंट्स होते हैं ना, वो भी बाइंडिंग हो जाते हैं, ठीक है। सो ये एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रहे। वैसे आमतौर पे नॉन बाइंडिंग होते हैं, लेकिन इन अ वेरी रेयर केसेस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी बाइंडिंग हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा, इसकी परसुएसिव वैल्यू होती है कि हालांकि ये बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी दलील, आपके मार्क्स में, आपकी बात में वज़न पड़ता है, ठीक है जी। इसके बाद इन ओबिडियो डिक्टा के अंदर हम एक्चुअली बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, पूरे केस का बैकग्राउंड क्या है, इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये केस क्या था, क्या रीज़न था, क्या इंसाइट थे, ये वगैरह सारा कुछ। और इसके अंदर हम एक्चुअली ना क्लेरिफिकेशन करते हैं और हम एक्सपेंड करते हैं, हम जो भी चीज़ें, जो भी फैसला देने जा रहे होते हैं ना, उससे पहले ना एक माहौल बनाते हैं। वो माहौल एक्चुअली हम ओपिडा डिक्टा के अंदर लिखते हैं। यानी ये सिंपल, ये देखो, जो जजमेंट है अगर 40 पेजेस की है, तो 40 पेजेस का जो आखिरी पेज है उसमें आपने एक्चुअली रीज़न भी लिखा, कानून भी लिखा और सज़ा दी, वो है रेशो डेसिडेंडी। उससे पहले जितनी भी आपने बातें लिखी होती हैं वो एक्चुअली क्या होती हैं, वो होती हैं ओबिडा डिक्टा। यानी वो एक्चुअली आप ना बैकग्राउंड बनाते हैं, आप एक ना अपना माहौल बनाते हैं, अपनी बात को साबित करने के लिए सबसे पहले आप एग्जांपल देते हैं, कानून के रेफरेंस देते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या कहलाती है, ओबिडा डिक्टा। अच्छा जी, दूसरा ये कि नॉन प्रेसिडेंशियल है, यानी ये नीचे या अदालतों के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। आप इसको एज ए प्रेसिडेंट, जुडिशल प्रेसिडेंट यूज़ नहीं कर सकते। वो जुडिशल प्रेसिडेंट सिर्फ रेशो डेसिडेंडी होती है, ठीक है, ये ओबिडा डिक्टा नहीं होता। चलें जी, अब हम देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले है डिसीजन। भाई रेशो डेसिडेंडी है, वो डिसीजन का मेन हिस्सा है, ठीक है, जबकि वो मेन हिस्सा नहीं है, नॉन एसेंशियल है, ठीक है। उसको हम बाज़ औक़ात पढ़ते भी नहीं है, सिर्फ मेन रीज़न पे आ जाते हैं बाज़ औक़ात। बाइंडिंग, रेशो डेसिडेंडी बाइंडिंग है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। स्पेसिफिक एंड एप्लीकेबल, हाँ जी, रेशो डेसिड स्पेसिफिक होता है, ये एप्लीकेबल होता है, इसके ऊपर अमल करना होता है, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करना होता। अच्छा, रेशो डेसिडेंडी को आप अपील में जा सकते हैं, यानी जजमेंट का वो हिस्सा जिसके अंदर रीज़न और सज़ा दी वगैरह दी जाती है, जो फैसला दिया जाता है, उसको ही आप चैलेंज करते हैं, उसको तो नहीं करते, ठीक है। दूसरा, परसुएसिव वैल्यू, हाँ जी, रेशो डेसिडेंडी की कमाल की वैल्यू है भाईजान, वो मतलब आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसको अदालती फैसलों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो परसुएसिव वैल्यू है रेशो ओबिडा डिक्टा की, लेकिन बहुत कम। दूसरा, डिसीजन मेकिंग। अच्छा जी, ये जो रेशो डेसिडेंडी है ना, वो एक्चुअली बुनियादी असूल बताता है कि किस कानून के तहत इस बंदे को हमने सज़ा दी है, लेकिन उसमें वो सिर्फ एडिशनल कॉन्टेक्स्ट बताता है, उसकी इंसाइट बताता है, उसके रीज़न, ये लॉजिक, ये वगैरह दलीलें, एक्स्ट्रा दलीलें। जो बुनियादी जो असूल दिया जाता है कि किस कानून के किस सेक्शन के तहत, किस क्लॉज़ के तहत हम ये सज़ा दे रहे हैं या ये फ़ैसला दे रहे हैं, वो रेशो डेसिडेंडी होता है। उसके अलावा बाकी जो भी बैकग्राउंड होता है, इधर-उधर की बातें होती हैं कि कानून में ये होना चाहिए, इंसाफ़ होना चाहिए, फलाँ होना चाहिए, ये वो वगैरह, वो सब का सब ओबिडा डिक्टा के अंदर आता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी एक और वीडियो। भाई, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको रेशो डेसिडेंडी और ओबिडा डिक्टा बहुत आसान अल्फाजों में समझाने की सिर्फ कोशिश की है। अपना ख्याल रखना।